project life cycle can also be called as phases of a project or the stages of a project. किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी स्टेजेस होते हैं उस सारे स्टेजेस को मिला के हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। अब स्टेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप हो सकता है प्लानिंग का, जैसे आपने पहले पढ़ा था। इनिशिएटिंग प्रोसेस भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, आप प्लान करते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लानिंग, सो दैट इज स्टेज नंबर 1 और स्टेप नंबर 1, ठीक है, या फेज नंबर 1। उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करते हो, दैट इज़ फेज नंबर 2। उसके बाद आप कंस्ट्रक्ट करते हो, दैट इज़ फेज नंबर 3। उसके बाद आप क्लोजिंग करते हो, दैट इज़ फेज नंबर 4 वगैरह वगैरह। ये जो सारे फेजेस हैं इनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट आर द एक्चुअल फेजेस और स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे आपने स्टेजेस ऑफ अ लाइफ पढ़ा होगा या फेजेस ऑफ लाइफ पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में किसी शेक्सपियर ने कोई पोइट्री लिखी थी जिसमें स्टेजेस ऑफ लाइफ था जिसमें थे देयर आर द 7 स्टेजेस ऑफ अ लाइफ। बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद बेबी बॉर्न टू डेथ, जो भी 7 स्टेजेस हैं। इसी तरीके के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ 5 स्टेजेस होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं, 5 फेजेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फेजेस होते हैं? Initiating phase, then the planning phase, executing phase, then the monitoring and controlling phase, and finally closing phase। लेकिन सिर्फ 5 फेज नहीं होते। इन 5 फेज को आप 7 फेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो और 9 फेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक फेज को 2 फेजेस में डिवाइड कर दो या 2 सब फेजेस में डिवाइड कर दो। या कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब भी प्लान करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, उस प्लानिंग के बाद हम उसका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस आता है, उसके बाद उसके बिडिंग का प्रोसेस आता है, या ये ऐसे छोटे छोटे दूसरे प्रोसेस भी आते हैं। लेकिन उनको भी अगर हम इंक्लूड करें तो उस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 7 फेजेस भी हो सकते हैं, 9 फेजेस भी हो सकते हैं। तो कभी भी आपको कोई पूछे कि व्हाट हाउ मेनी फेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एक्चुअली, so you will say that there are major 5 phases of a project. Then you can divide them into 7 phases or 9 phases. So the major 5 phases are initiating process, yeah, initiating phase, the planning phase, executing phase, monitoring and controlling phase, and the closing phase. These are actually the 5 phases of project. अब सिंपली इनिशिएटिंग प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट को डिसाइड किया जाता है, उसके बाद उसी प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया जाता है वगैरह वगैरह। इनिशिएटिंग में जो भी इनिशियल प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर को सिलेक्ट किया जाता है वगैरह वगैरह। सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इनिशिएटिंग प्रोसेस। उसके बाद है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में उस प्रोजेक्ट के बारे में प्लान किया जाता है टोटल। देन इज एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में टोटली कंस्ट्रक्ट होता है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आपको क्लियर होगा कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। so you have to control or monitor that particular project, that the particular project is running according to the specification or not, or being constructed according to the specifications or not. फाइनली होता है क्लोजिंग प्रोसेस। क्लोजिंग प्रोसेस में क्या होता है, हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट को दिए जाते हैं, या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको दिए जाते हैं। ये है सारे फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। सो दैट इज अवर टुडेज लेक्चर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट व्हाट इज एक्चुअली प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ फेजेस और स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशिएट टू कंप्लीशन। स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी प्रोजेक्ट हों, उन सारे प्रोजेक्ट के फेजेस को या स्टेजेस को हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। Slides are visible to you or not, Mr. 43? Yes, sir. Visible ना? Slides are visible, sir. Yes, sir. And voice quality की है? Good, sir.
चलो ठीक है, मैसेजेस आया हुआ। So what is actually project? It is the series of phases or stages of any project from its start to end. Start से लेकर end तक जो भी stages follow होते हैं उनको हम project life cycle बोल सकते हैं. The life cycle gives a practical approach to problem solving applied to all aspects of project. हर aspect of project में जो जो भी stages आते हैं, जो जो भी processes आते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वगैरह या उसका प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स कि हर स्टेजेस को हम प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं अलग तरीके से. अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. Okay, phases in a project life cycle encompasses sequential and overlapping phases. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में ये कुछ ओवरलैपिंग फेजेस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी एक फेज में दो फेज मर्ज कर दो, या किसी भी एक फेज को दो फेजेस में और डिवाइड कर दो. सो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ 5 फेजेस नहीं हो सकते, इसके दूसरे फेजेस भी हो सकते हैं, 7 और 9 फेजेस भी हो सकते हैं. बट द मेजर फेजेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आर 5. Okay, what is the significance of project life cycle actually? It actually defines the phases of the project, phases of project या stages of a project. उसका फिर क्या कहते हैं कि फ़ायदा क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दैट, कि हम प्रॉपरली टाइम मैनेज कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमारे साथ आ सकते हैं. हर स्टेजेस को अलग अलग से टाइम मैनेज कर सकते हैं, टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. अगर हर स्टेज अलग अलग से प्रोवाइड किया जाए कहीं पर भी, तो उस स्टेजेस को प्रॉपरली हम मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, द वर्क परफॉर्म्ड इन ईच फेज के हर सारे जो भी फेजेस हैं उनको अलग अलग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है, ताकि हर फेज के जो एम्स हैं उसको अचीव किया जा सके, इजीली अचीव किया जा सके. फॉर एग्जांपल प्लानिंग का अलग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा, एग्जीक्यूशन का अलग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा, वगैरह वगैरह. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है कि डिवाइडिंग द स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स या स्मॉलर मैनेजेबल एक्टिविटीज. हर काम को छोटे काम में डिस्ट्रीब्यूट करना और उनके नीचे अगर कोई काम है तो वो उसका पूरा हायरार्की बनाना या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना. जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना उसी तरीके से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है. द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच फेज, हर फेज के अगर प्रॉपरली प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फॉलो करते हो तो हर प्रोजेक्ट का अलग इनपुट है, अलग अलग तरीके से आउटपुट आपके पास आ जाता है. मीन्स रिजल्ट आपके पास अच्छे आते हैं फिर लास्ट इन द एंड. ओके, द माइलस्टोन ऑफ ईच फेज, कि भाई कौन सा फेज कैसे कंप्लीट हुआ, किस तरीके से कंप्लीट हुआ, दैट यू हैव आइडिया अबाउट दैट. माइलस्टोन अबाउट द ईच फेज, हर फेज के बारे में, हर स्टेज के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये किस टाइम स्टार्ट हुआ और किस टाइम एंड हुआ. माइलस्टोन इज एक्चुअली डिनोटिंग द टर्म about the completion of any step in any stage. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके एक स्टेज है जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करना है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन होगा वो होगा एक माइलस्टोन. उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर, दैट विल बी अनदर माइलस्टोन. कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, दैट विल बी अनदर माइलस्टोन. ठीक है, इसी तरीके से अगर अलग अलग स्टेजेस हैं तो उसके माइलस्टोन अलग होंगे और उनको आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो हर स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट को. So these are the significance of a project life cycle, that we can manage the time properly, we can work properly, we can divide them into work breakdown structure, input and outputs. Management of input and outputs is easy with the project life cycle, and milestone of each project can be monitored easily. Next slide is about सो टुडेज टेबल ऑफ कंटेंट. इसमें जो भी है प्लानिंग फेज है, इनिशिएटिंग फेज है, सारे हम स्टडी करेंगे.
this is the same description which I told you in previous slide. There are 5 phases of any project which are called as project life cycle. So what are those phases actually? Project initiating phase, project planning phase, execution phase, monitoring and control phase, closeout phase. Please unmute your mic better. So project closeout phase. So moving to our next slide, that is the first phase of our project, the initiating phase. Okay, first of all, let me mute all. अच्छा बेटा, एक बात याद रख लो कि जब भी आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन से पहले आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको म्यूट, इसको माइक को म्यूट रखना है, अनम्यूट रखना है, वीडियो को म्यूट रखना है, अनम्यूट रखना है। सो ज्वाइन करने से पहले पहले दोनों को आप अनम्यूट कर दो, दोनों को क्लोज कर दो, उसके बाद ज्वाइन किया करो ताकि क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, coming back towards our lecture. So the first phase of any project or first project life cycle, first step of any project life cycle is the initiating phase. तो इनिशिएटिंग फेज में क्या होता है, सारे जो इनिशियल काम होते हैं सारे उस इनिशिएटिंग फेज में होते हैं, फर्स्ट फेज में। तो कौन कौन से हो सकते हैं? द बिगिनिंग फेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट वेयर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज सिलेक्टेड। इनिशिएटिंग फेज को हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट फेज ऑफ एवरी प्रोजेक्ट और द बिगिनिंग फेज ऑफ एवरी प्रोजेक्ट वेयर द प्रोजेक्ट मैनेजर इज सिलेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर फिर सारी चीज़ों को आगे लेके चलता है। So for initiating phase, we select the project manager, the client selects the project manager, or the consultant select the project manager. Then the project manager will meet with the project sponsors and the key stakeholders to determine the business or technical objectives of the project. किसी भी project के फिर क्या होता है, project manager क्लाइंट से मिलता है या कंसल्टेंट से मिलता है या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं उनसे मिलकर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करता है, उसको बनाता है। तो ये भी काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? स्टेक होल्डर्स आर दी पर्सन्स व्हिच हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट या डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। तो पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, नेगेटिव स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। ये सिंपली ये समझ लो, जो भी बंदों का आपके ऊपर आपके प्रोजेक्ट के पे इंटरेस्ट होगा, दोज will be called as stakeholders, just like client stakeholder है, consultant stakeholder है, government is also a stakeholder। तो ये सारी चीज़ें stakeholders होते हैं। अच्छा, stakeholder का भी एक हमारे पास लेक्चर है, stakeholder types of stakeholders वगैरह, function of stakeholder difference, ये अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिटरमाइन एनी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, बिगिन टू आइडेंटिफाई हु इज नीडेड ऑन अ प्रोजेक्ट टीम। क्या कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कोई प्रीवियस बैकग्राउंड है या कोई हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट करता है या देखता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। सो द की आउटपुट्स ऑफ दिस फेज आर एक्चुअली, कौन कौन से की आउटपुट हो सकते हैं? We have to develop the project charter. Project charter का मतलब है project aim and objectives. We have to develop in the initiating phase. The project manager will develop project charter, which is called as project aims and objectives. Next is the project preliminary scope statement. The project manager will develop preliminary scope statement. Scope statement means scope of an scope statement को सिंपली ये आप ये भी बोल सकते हैं कि स्कोप ऑफ एनी प्रोजेक्ट वो डेवलप करता है। वो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप बताते हो कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट मीन्स यू कैन से दैट रफ स्कोप स्टेटमेंट, नॉट द फाइनल स्कोप स्टेटमेंट। वो फाइनल नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन आ सकती है। प्रिलिमिनरी का मतलब ये होता है जो एडिटेबल हो या फाइनल ना हो, रफ हो। Then the project manager will do the identification of all stakeholders.
देखता है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हम मेरे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से पर्सन हैं जिनका मेरे प्रोजेक्ट पे द इंटरेस्ट है या इम्पैक्ट है। देन ही विल डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू फेजेस। फाइनली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो नेक्स्ट फेजेस में उसको डिवाइड कर देगा। कौन कौन से फेजेस, नेक्स्ट फेजेस जो भी हैं, फॉर एग्जांपल दी एग्जीक्यूशन फेज हो गया या क्लियर फेज होगा या प्लानिंग फेज हो गया, इन फेजेस में फिर दोबारा उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देता है। ठीक है, इनिशिएटिंग फेज में प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को डिफाइन किया जाता है कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, और स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जाता है, और फाइनली फिर प्रोजेक्ट मैनेजर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इनिशिएटिंग फेज इज दैट, बिल्कुल सिंपल है। और आते हैं प्लानिंग फेज में। व्हाट हैपेंस इन एक्चुअली प्लानिंग फेज? प्लानिंग फेज में हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में टोटली प्लान करते हैं, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि प्लानिंग फेज में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दोनों चीज़ें, दोनों जो स्टेप्स हैं वो दोनों इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसको कौन सा काम देना है और उससे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करवानी है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फेज में, ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इस पर्टिकुलर प्लानिंग फेज में हम कवर करते हैं। So planning phase is the second phase of any project management or any project. It is actually one of the largest and most important phases of any project. लार्ज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो प्रोजेक्ट का ज़्यादातर टाइम होता है वो प्लानिंग फेज में जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो लास्ट में एंड रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। इसी तरीके इसलिए हम ये इसको हम इटरेटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं प्लानिंग को, कि भाई प्रोजेक्ट पहले प्लान करता है, उसके बाद क्लाइंट को दिखाता है, स्टेक होल्डर्स को दिखाता है, क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स फिर दोबारा उसमें मॉडिफिकेशन करवाते हैं, फिर वो मॉडिफिकेशन क्लाइंट को दिखाता है, फिर वो उसमें और भी एडिशन करके उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि दिस प्लानिंग फेज इज अ टाइम कंज्यूमिंग फेज एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर प्लानिंग आपकी गलत है तो पूरा प्रोजेक्ट आपका गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं चलेगा। ओके, द प्रोजेक्ट मैनेजर विल डिटरमाइन द टीम, आइडेंटिफाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सॉलिडिफाई द स्कोप स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर इस सिस्टम में क्या करेगा कि टीम सेलेक्ट करेगा कि किस टीम को कौन सा काम करना है, उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, और जो प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट हमने इनिशिएटिंग फेज में जनरेट किया था उसको सॉलिडिफाई करेगा या उसको फाइनलाइज करेगा। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट मिल गया कि इनिशिएटिंग फेज में वी डेवलप द प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट, एंड प्लानिंग फेज में वी डेवलप द फाइनल स्कोप स्टेटमेंट ऑफ सॉलिडिफाई द स्कोप स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद एट दिस phase the project manager will begin to develop different project plans। हर तरीके के प्लान्स बनाएगा। कौन कौन से प्लान्स बनाएगा नीचे गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लान कैन बी द कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन प्लान इज एक्चुअली हाउ विल यू कम्युनिकेट टू योर टीम और टू योर स्टेक होल्डर्स। जो आपके टीम हैं, जो बंदे हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, स्टेक होल्डर से कैसे कम्युनिकेट करोगे। फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन बनाते हो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट का आप पीपीटी बनाते हो, फिर उनको बताते हो कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट ऐसे करना है, प्लान ऐसे करना है, प्लान को भी एग्जीक्यूट ऐसे करना है, वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन प्लान बनाते हो। उसके बाद द प्रोजेक्ट मैनेजर विल प्रिपेयर अ रिस्क प्लान कि प्रोजेक्ट के कौन से हिस्से पे रिस्क आ सकता है और उसको आप फिर मिटिगेट कैसे करोगे। हाउ विल रिस्क विल बी डॉक्यूमेंटेड एंड हाउ विल दे बी एस्केलेटेड आर मिटिगेटेड। रिस्क प्लान बनाते हैं, कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं, उसके बाद रिस्क प्लान बनाते हैं। देन द टेस्टिंग प्लान। टेस्टिंग प्लान को सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि the plan you will show to the client and stakeholders, then they will modify that or they will make changes in that। टेस्टिंग प्लान को रफ प्लान भी बोल सकते हो।
जो प्लान आप फिर अपने क्लाइंट को दिखाते हो या स्टेक होल्डर्स को दिखाते हो, वो स्टेक होल्डर एंड क्लाइंट जो हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको फाइनल प्लान बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। फाइनली इन नेक्स्ट यू विल डू द प्रोजेक्ट शेड्यूल। प्रोजेक्ट में शेड्यूल में क्या होता है कि आप टाइमलाइन ऑफ प्रोजेक्ट बनाते हो। एक्चुअली शेड्यूलिंग का मतलब ही यही है कि हर प्रोजेक्ट का आप स्टार्टिंग टाइम एंड एंड टाइम बताओ। हर स्टेप का या हर स्टेज का स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम बताओ कि भाई कंस्ट्रक्शन जो फेज़ है वो कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, या जो प्लानिंग फेज़ है वो कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। या विद इन कंस्ट्रक्शन भी अगर बात करें तो विद इन कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग है वो कब स्टार्ट होगा, दी प्लास्टर ऑफ बिल्डिंग कब स्टार्ट और एंड होगा, वगैरह वगैरह। हर चीज़ को शेड्यूल करना, हर चीज़ को टाइमलाइन देना, दैट इज दैट आल्सो द प्रोजेक्ट मैनेजर डू इन दिस पर्टिकुलर स्टेप। अब शेड्यूल क्या है, शेड्यूलिंग टेक्निक्स क्या हैं, ये हम इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के पोर्शन में पढ़ेंगे। दो तीन तीन चार लेक्चर हैं हमारे इस पे, और तकरीबन प्रॉब्लम्स भी हैं इस पे, प्रोजेक्ट शेड्यूल पे। Okay, then they develop a work breakdown structure WBS। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, हायरार्की चार्ट होता है, उसके हिसाब से इसी तरीके से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि भाई पहले ये काम करना है, उसके अंडर में ये काम है, फिर उसके अंडर में ये काम है। ठीक है। A work breakdown structure is key because it breaks down the work into manageable work activities or tasks। मैनेजेबल एक्टिविटीज से जो मैनेज किए जा सकते हैं आसानी से, इस तरीके से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो दैट इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एनी प्रोजेक्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे एक लेक्चर है हमारा। ओके, सो क्लियर हो गया व्हाट इज एक्चुअली प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में हर चीज़ के हिसाब से प्लान किया जाता है, हम ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोजेक्ट को। ऑर्गेनाइज का मतलब यू विल डिटरमाइन द टीम, द रोल्स ऑफ टीम, एंड फाइनली उसके बाद आप क्रिमिनली स्कोप स्टेटमेंट को आप सॉलिडिफाई करते हो या फाइनल करते हो। देन यू प्रिपेयर दी स्मॉल प्लान। which type of plan? Communication plan, risk plan, testing plan. Then you will schedule the particular project and develop work breakdown structure. These all activities you have to do in project management phase, sorry, the planning phase. Okay, moving towards next slide. So this is the simple example of a particular work breakdown structure. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं है, लेकिन मैं जब आपको स्लाइड प्रोवाइड करूंगा तब मैं आपको यहाँ पर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बना के वो सेंड करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग याद करनी हो। लेकिन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा होगा कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा होगा ये चार नीचे लिखे हुए हैं 1.1 1.2, इसमें हो सकता है 1.1 हो दी कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, 1.2 हो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर, 1.3 हो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, 1.4 हो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फ्लोर। ठीक है। इसी तरीके से 1.1 में फिर और भी तरीके हो सकते हैं, और भी प्रोसेस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिंपल अगर देखें 1.1 में लिखा हुआ है साइट प्रिपरेशन। तो साइट प्रिपरेशन के अंडर में दो और एक्टिविटीज हो सकते हैं, दैट इज द क्लियरिंग द साइट एंड रिमूविंग द डेब्रिक्स। सो इसी तरीके से किसी बड़े एक्टिविटी या बड़े प्रोजेक्ट के दूसरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या बड़ी एक्टिविटी के छोटे छोटे दूसरे एक्टिविटीज हो सकते हैं, स्मॉलर एक्टिविटीज। सिंपली जिसमें शुरुआत से मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन इज आल्सो एन एक्टिविटी, लेकिन इसके अंडर में दूसरे सब एक्टिविटीज आ सकती हैं। कौन सी? द एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन इज आल्सो एक्टिविटी, the steel reinforcement is also activity. Pouring of 1:4 ratio concrete is also an activity. Pouring of 1:4 concrete is also an activity. ठीक है। तो एक एक्टिविटी, बड़े एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटी के अंडर में दूसरे सब एक्टिविटीज भी आ सकती हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का काम ही यही है कि बड़े एक्टिविटीज़ को सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना, उन सब एक्टिविटीज़ को और भी सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना, ये पूरा हायरार्की चार्ट आपको प्रोवाइड करना आपके काम का, वर्क का।
Okay. A little bit more information about the planning phase, that the number of output for a planning phase is large, and that is why the planning phase should be given adequate time for planning. जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग फेज बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज गिवन टू द प्लानिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम हमेशा कंस्ट्रक्शन में लगता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो प्लानिंग में भी कम टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लानिंग में भी लगता है, ताकि अगर प्लानिंग आपकी प्रॉपर हुई तो दी एंड रिजल्ट विल बी गुड इंशाल्लाह। जैसे वो सेम 6 पीस यहाँ पर भी आ जाते हैं कि भाई प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो लास्ट के एंड रिजल्ट आपके पुअर नहीं हो सकते। Okay, this is little bit information about triple constraints or project management triangle. So I also explained you in previous lecture. ये मैंने आपको पहले बस पढ़ाया हुआ है ट्रिपल constraints, इसको नहीं पढ़ते हैं। Okay, moving towards, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट, प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस फेज विल हैव इज एन इटरेटिव प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इटरेटिव प्रोसेस है। कैसे इटरेटिव प्रोसेस है? पहले प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान करेगा, उसके बाद वो उसको क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स को दिखाएगा, फिर क्लाइंट और स्टेक होल्डर उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर ऐसे इटरेटिव प्रोसेस में जब तक फाइनल प्लान नहीं बनता तब तक उसमें मॉडिफिकेशन आती रहती है। Okay, what are the key outputs of this phase actually, planning phase? Planning phase के key outputs क्या हैं? कौन-कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं या करना पड़ती हैं प्लानिंग फेज में? We create work breakdown structure in this particular phase. We develop schedule in this particular phase. We develop budget. प्लानिंग फेज में बजट भी देखा जाता है या डेवलप किया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगेंगे। We determine the roles and responsibilities of each and every team. We develop communication plan, जैसे previous slide में था। We develop the risk plan, create performance measurement baselines के हर स्टेजेस का या हर एक्टिविटी के परफॉर्मेंस कैसे मेयर करोगे, वो पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए जाते हैं। देन डेवलप प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट, एक्चुअली दैट इज नॉट प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट, दैट इज फाइनल स्कोप स्टेटमेंट। तो इसको आप पढ़ना, फाइनल स्कोप स्टेटमेंट एक्चुअली। देन यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट प्लान दैट डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। अच्छा, क्रिटिकल पाथ, ओके। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? ये क्रिटिकल पाथ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको क्रिटिकल एक्टिविटी समझाना चाहता हूँ। तो व्हाट इज एक्चुअली क्रिटिकल एक्टिविटी? क्रिटिकल एक्टिविटी इज that activity, if you do not complete that in time, that will affect the time of total time of the particular project, ओवरऑल प्रोजेक्ट कह सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हो तो आपके प्रोजेक्ट के टोटल टाइम पे इफेक्ट करता है वो एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन आपको करना है 10 दिन में, लेकिन अगर वो 10 दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? लाजमी उसके प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट्स पे या प्रोजेक्ट के टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट 2 साल में या 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन है वो 10 दिन के बजाय 15 दिन ले गया है, तो क्या हो जाएगा? आपके प्रोजेक्ट के टोटल टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। टोटल टाइम पे इफेक्ट करेगा तो मीन्स ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स को आप ऐसे समझिए कि सही नमूने यूज़ नहीं कर रहे हो। यू कैन नॉट कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद इन टाइम। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको एनी हाउ आपको टाइम पे स्टार्ट करना पड़ता है, टाइम पे एंड करना पड़ता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्रिटिकल एक्टिविटी एक्चुअली होता क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो पोर्शन है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, क्रिटिकल पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विच कनेक्ट्स द क्रिटिकल एक्टिविटीज, उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो भाई कौन कौन से क्रिटिकल एक्टिविटी हैं, उनको लाजमी टाइम पे स्टार्ट करना है और टाइम पे एड करना है। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये चीज़ भी होता है कि भाई ये पर्टिकुलर एक्टिविटी क्रिटिकल है, इसको आप टाइम से स्टार्ट करना, टाइम पे एंड करना। मीन्स इसमें कोई भी आपको ऐसे समझो कि
हम ईज नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसको लाजमी आपको टाइम से स्टार्ट करना है, टाइम से एंड करना है। ओके, देन प्रिपेयर प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करना होते हैं। देन क्रिएट द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्लान, के जो स्टेजेस हैं उसके प्रोग्रेस है या प्रोसेस है, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर प्लान बनाना। देन गेन फॉर्मल अप्रूवल ऑफ ऑल प्लान्स एंड की डेरिवेटिव्स फ्रॉम द क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर्स। फाइनली आप अप्रूवल लेते हो क्लाइंट से और स्टेक होल्डर से। ये सारी चीज़ें होती हैं इस पर्टिकुलर प्लानिंग फेज में। तो प्लानिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। Third phase is the execution phase. So execution phase is simply the construction phase of any project. किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड डिजाइन। तो एग्जीक्यूशन फेज को पढ़ते हैं। दिस फेज इज वेयर यू डू द वर्क और एग्जीक्यूट द प्लान। प्लान के हिसाब से काम करते हो, प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हो। This phase typically requires the most amount of time since the majority of work is done in this time frame. सबसे ज़्यादा टाइम कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही जो टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में स्लाइड्स में भी बताया कि प्लानिंग से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। ओके, यू विल सॉलिडिफाई द टीम, कंडक्ट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज। सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन ऑन साइट हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हो, जिसमें टीम को मैनेज करना, टीम को ऑर्गेनाइज करना, टीम के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना, उनको मोटिवेट करना, सारी चीज़ें ऑन साइट ऑपरेशंस जो भी होती हैं वो सारे एग्जीक्यूशन फेज में होती हैं। होल प्रोग्रेस एंड स्टेटस मीटिंग। आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या क्लाइंट है या उसके स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ आप प्रोग्रेस मीटिंग करते हो कि भाई मेरा कंस्ट्रक्शन का काम इतने तक पहुंचा है और फिलहाल इतना इतना कंप्लीट हो सकता है, वगैरह वगैरह। देन यू विल फॉलो द प्रोसेस इन योर प्रोजेक्ट प्लान। जो भी प्रोजेक्ट प्लान है आपका, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गिवन है आपके पास, या एक दूसरे जो भी प्लान हैं उसके हिसाब से आप प्रोसेस को फॉलो करते हो। देन रिकमेंडेड चेंजेस इन करेक्टिव एक्शंस एंड करेक्टिव एक्शंस। अगर आपको लगता है ऑन साइट, अगर फॉर एग्जांपल आप साइट इंजीनियर हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो प्लान किया है इसने प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसमें अगर ये चेंजेस कर दें तो प्रोजेक्ट को और ज़्यादा फायदा होगा, तो वो अब पर्टिकुलर चेंजेस आप रिकमेंड कर सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर को इस पर्टिकुलर स्टेप में। एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो सके इस एग्जीक्यूशन फेज में। What are the key outputs of this phase actually? एग्जीक्यूशन फेज में साइन ऑफ द की माइलस्टोन्स आर कंप्लीट। जो भी माइलस्टोन है, की माइलस्टोन है, वो कंप्लीट होते हैं इस एग्जीक्यूशन फेज में। की माइलस्टोन जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर वगैरह वगैरह, ये सारे जो माइलस्टोन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। देन डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। आप जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो सारा एक रिपोर्ट बनाते हो, उस वो रिपोर्ट फिर सबमिट करते हो प्रोजेक्ट मैनेजर को या क्लाइंट को या स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको सबमिट करते हो। सो ये जो एग्जीक्यूशन फेज है, ये सारा कुछ एग्जीक्यूशन फेज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, वो सारा कुछ डील करता है एग्जीक्यूशन फेज को। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो होता है उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, लाजमी कंस्ट्रक्शन मैनेजर फिर ये जो माइलस्टोन कंप्लीट हो जाते हैं उनके बारे में रिपोर्ट करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर। देन ये रिपोर्ट अबाउट दी परफॉर्मेंस रिपोर्ट एवरीथिंग। ठीक है, तो सिंपली एग्जीक्यूशन फेज इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन and the construction manager will report everything to the project manager about everything which happens on this site. Okay, the fourth phase of the project life cycle is actually monitor and controlling phase. मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग फेज को सिंपली अगर जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में क्या होता था कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना कि वो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कंट्रोलिंग में क्या होता था कि उस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करना, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स बनाना कि भाई ये इस तरीके से सही नहीं हो रहा है, इसको इस तरीके से करो। तो दैट होल प्रोसेस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग फेज। तो थोड़ा पढ़ते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग फेज में। द फेज where results derived from your new process or product are compared to the merits you outlined in your performance plan। ठीक है, जो भी अब इसमें क्या होता है कि आप जो भी आपका प्लान है उसको आप कंपेयर करते हो एग्जिस्टिंग रिजल्ट से। जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट आ रहे हैं आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उससे आप कंपेयर करते हो आपके प्लान से। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो फिर आप उस डिफरेंस को रिमूव करने की कोशिश करते हो। ओके, इम्प्लीमेंट योर चेंज कंट्रोल प्रोसेस। अगर फॉर एग्जांपल कोई मसला आ जाता है, कोई भी आपके मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग फेज में आप देखते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा, अकॉर्डिंग टू प्लान फॉलो नहीं हो रहा, तो उसको आप अपने चेंज कंट्रोल प्रोसेस के तहत उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेज को आप यहीं पर रोक दो और इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इम्प्लीमेंट इसमें चेंज कंट्रोल प्रोसेस में। Then you have to determine variance and identify if they warrant current action or change। वेरिएंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट जैसे होता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में फ़र्क है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर इसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट करो कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट में अगर वो क्या कह सकते हैं। अच्छा, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट के मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये वेरिएंस का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्टिव आपने अचीव नहीं किया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग एनी फेज, तो उस ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ एक्शंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उनको कहते हैं करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स या करेक्टिव एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने बी का एग्जाम्पल लें तो बी में या सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है कि आप कोई CLO फॉर एग्जाम्पल कवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आप CLO कवर नहीं कर पाते हो, लेकिन आप पास तो हो जाते हो लेकिन CLO कवर नहीं कर पाते हो। तो उस CLO को कवर करने के लिए क्या किया जाता है, आपको असाइनमेंट दी जाती है या कोई टास्क दिया जाता है। उस असाइनमेंट या टास्क को हम कहते हैं करेक्टिव एक्शन। कि भाई CLO इसने कवर तो नहीं किया, लेकिन CLO को कवर करने के लिए ये अगर टास्क ये करेगा, ये अगर असाइनमेंट कंप्लीट करेगा तो ये उसका जो CLO है वो कवर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट में अगर कोई काम आप सही तरीके से नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपको करने के लिए दी जाती हैं, वो अगर कर लेते हो तो यू विल अचीव योर ऑब्जेक्टिव एक्चुअली। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट दी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कोई भी मसला हो जाता है मॉनिटरिंग फेज में, कंस्ट्रक्शन फेज में, तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बिटवीन द ऑनर एंड द कंस्ट्रक्टर एंड the conflict can be between two masons, conflict can be between within organization। कोई से टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी मसला हो तो उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूज इशू लॉग्स। इशू लॉग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो मसले मसाइल होते हैं वो आप दर्ज करके जाते हो। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में जो भी मसले मसाइल आते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज में मसले आए, कोई भी फेज में मसले आए, वो सारे मसले आप इशू लॉग में इनपुट करते जाते हो और उसके जो एक्शन आपने लिए हैं वो आप इनपुट करते जाते हो। Okay, what are the key outputs of this phase? You have first is receive all sign-offs that work is complete as per requirements। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो जिसमें आप सिग्नेचर करते हो कि हर जो काम है वो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट हुआ है मॉनिटरिंग फेज में। देन अचीव ऑल प्रोजेक्ट एसेट्स। हर
प्रोजेक्ट का जो एसेट्स हैं वो यहाँ पर आखिरी कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आखिरी वार प्रोजेक्ट एसेट्स मीन्स जो भी एसेट्स हैं वहाँ, चलो इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, चलो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, क्रिएट एंड डॉक्यूमेंट लेसन्स लर्न। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया साइन ऑफ दैट वर्क इज कम्प्लीटेड एज पर रिक्वायरमेंट, कि भाई आप एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हो कि हर काम अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है और इसमें ये मसले आए थे, और फिर उन मसलों के सामने आप बताते हो कि ये मसले हमने कैसे रिजॉल्व किए। सो यू हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन विच यू पुट दैट व्हिच लेसन्स यू हैव लर्न। अच्छा, एक और डॉक्यूमेंट भी होता है जो जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है या साइट इंजीनियर होता है वो बनाता है अपने लिए, कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरे साथ कौन से मसले पेश आए, उनको मैंने कैसे रिजॉल्व किए, और उनमें से कौन से लेसन मैंने लर्न किए। फाइनल एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग फेज। फाइनल इज द प्रोजेक्ट clear phase. Let me check the time first. Time is over. जल्दी जल्दी में मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट क्लोजर फेज में आप प्रोजेक्ट को टोटली क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर हैंड ओवर कर देते हैं वो क्लाइंट की तरफ। बस लास्ट में जो की आउटपुट्स हैं इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिसीव ऑल साइन अप दैट वर्क इज कंप्लीटेड एज पर रिक्वायरमेंट, सेम तरीके से जैसे फिर इसमें मॉनिटरिंग फेज में होता है। देन इंडेक्स एंड आर्काइव ऑल प्रोजेक्ट एसेट्स, सारे प्रोजेक्ट एसेट्स को एक जगह पे समेटा जाता है और फिर वो भी उसको हैंड ओवर किया जाता है आपके क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स को, जो भी इससे जिसकी ज़रूरत में होते हैं वगैरह है, जैसे भी है। देन क्रिएट ए डॉक्यूमेंट लेसन लर्न, सेम चीज़ें जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड क्लियर मॉनिटरिंग फेज में होते हैं वही सेम प्रोजेक्ट क्लियर फेज में होते हैं, लेकिन क्लियर फेज में यू हैव टू फाइनलाइज एवरीथिंग। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है वो आप क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करोगे, क्लाइंट आपको पैसे देगा बजट के हिसाब से, जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें जो क्लोजिंग से